क्या हमने ये पढ़ा है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम किसी गैस के लिए वर्क डन होता है? यहां तक शायद हम पढ़ चुके हैं। और ये हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले से ही लाए थे कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नहीं तो एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। दिस इज एक्चुअली माई वर्क डन। यही पढ़ा है हम लोगों ने कि नहीं पढ़ा है बताइए। अब लॉजिकली समझो। अब हम जो सीख रहे हैं, ठीक है, अब हम जो सीख रहे हैं वो बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हम फिलहाल ये सीख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक हमारे पास टर्म होती है आर इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इफ आई आस्क यू व्हाट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सिंपल समझिएगा कि मैम इट इज डिफाइंड एज अ वर्क डन बाय 1 mole of a gas to increase its temperature by, to increase or decrease its temperature by 1 degree Celsius, to increase or decrease its temperature by 1 degree Celsius। ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसे समझो कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक कंटेनर लिया या एक सिलेंडर पिस्टन बॉडी ली, तो सिलेंडर पिस्टन बॉडी में सीन क्या है बताओ। उस सिलेंडर पिस्टन बॉडी में सीन क्या है कि भाई अगर हमने यहाँ पिस्टन लगाया और यहाँ हमने कोई गैस भर दी, और वो मान लो मैंने गैस भर दी कितनी, वो मैंने गैस भर दी 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स भर दिए। तो अगर मैंने 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स भर दिए, तो इसका मतलब क्या है बताइए। इसका मतलब ये है कि मैम अगर इस 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर है, मान लो वो 10 डिग्री सेल्सियस है, और मैंने समहाउ हीट करके इसका टेम्परेचर बढ़ा के, इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री था, उससे टेम्परेचर बढ़ा के मैंने अगर मान लो 11 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो क्या गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो दीवारों पे हिट करना शुरू करेगी। और जब वो दीवारों पे हिट करना शुरू करेगी तो दीवारों पे फोर्स लगाएगी, और उस फोर्स या प्रेशर के चलते ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर धक्का खा जाएगा। तो हमने ये सीखा है कि जब ये 1 मोल की गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और ये उस काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल धक्का मारने में करेगी, तो ये पिस्टन पोजीशन 1 से बढ़ के पोजीशन 2 पे आ जाएगा। इसका मतलब ये इसका गैप आ जाएगा। तो इसकी जो भी वॉल्यूम थी वो बढ़ के इसकी वॉल्यूम V2 हो जाएगी। एंड एज अ रिजल्ट व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन, जस्ट टेल मी। कि भाई V1 से इसकी वॉल्यूम बढ़ के V2 हो जाएगी। तो ये जो इसने वर्क किया, ये जो वर्क होता है वो जनरली 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। समझ में आया? इतना वर्क डन ये गैस करेगी 1 मोल की, जब आप इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दोगे या 1 केल्विन से बढ़ा दोगे। आर वी अंडरस्टैंडिंग? या तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए या इसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ जाए, तो ये कुछ तो वर्क डन करेगी। एंड दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट, 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट, जस्ट टेल मी। इज दिस पार्ट क्लियर? एनी डाउट्स इन दिस, जस्ट टेल मी। राइट। इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। व्हाई डू आई कॉल इट एज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट? कि भाई ऑल, जितनी भी गैसेस है यूनिवर्स में, उन सब का ये फिक्स वैल्यू है कि इतना वर्क हर गैस करती है पिस्टन के ऊपर। ठीक है। तब लॉजिकली समझो कि अगर मैम इफ द टेम्परेचर राइजेस बाय, इफ द टेम्परेचर राइजेस बाय T डिग्री सेल्सियस, और T केल्विन से टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टोटल वर्क डन कितना होगा मुझे बताओ। R × T, क्योंकि इस वैल्यू को हम R बोलते हैं। तो R की वैल्यू जूल्स में कितनी होती है? 8.314 पर केल्विन पर मोल। तो मैं एक सिंपल सी बात ये बता रही हूँ कि अगर मेरे पास वर्क डन की वैल्यू RT है, कि अगर भाई मैम 1 डिग्री से सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा, तो काइनेटिक एनर्जी भी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग बढ़ी। और अगर काइनेटिक एनर्जी भी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग बढ़ी, तो 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ गया। और अगर 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब क्या है? अगर 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है?
बताओ। जस्ट अगर 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ गया, टेल मी, कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ गया तो कितना वर्क डन हो जाएगा? हमने कहा आर। तो अगर T डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ गया तो वर्क डन कितना हो जाएगा? आर टी। और ये वर्क डन है बाय 1 मोल ऑफ अ गैस, कि अगर डब्बे के अंदर आपने एक ही गोल गैस भरी है 1 मोल, तो वो कितना वर्क डन करेगी? वो वर्क डन करेगी आर टी। पर मैं कह रही हूँ कि अगर हमने इन द सिलेंडर पिस्टन बॉडी, अगर मैंने इन द सिलेंडर पिस्टन बॉडी क्या करा, अगर मैंने इन द सिलेंडर पिस्टन बॉडी, अगर मैंने क्या भर दिया, अगर मैंने भर दी N मोल्स ऑफ अ गैस, तो वर्क डन कितना होगा? तो होगा nRT। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो nRT बेसिकली वर्क डन ही तो है। एनआरटी बेसिकली वर्क डन ही तो है, बताइए हाँ है ना? तो हम यहाँ से क्या बोलते हैं? हम यहाँ से ये बोलते हैं कि भाई अगर गैस ने प्रेशर बढ़ाया और उसकी वॉल्यूम में चेंज आया, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, क्योंकि पीवी भी वर्क ही होता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। और एनआरटी भी क्या होता है? वर्क ही होता है। तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है जिसे हम क्या बोलते हैं? हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। तो एक सिलेंडर पिस्टन बॉडी के अंदर आप देखो, आर की वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि पी वी बाई एन टी। एक सिलेंडर पिस्टन बॉडी का प्रेशर चेंज हो सकता है, उसकी वॉल्यूम चेंज हो सकती है, कंप्रेस कर दो तो। नंबर ऑफ मोल जनरली इसमें हम जितने भर देते हैं, हमने 4 मोल भर दिए, तो हम उन्हीं 4 मोल को कंप्रेस या एक्सपैंड कर सकते हैं। और टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, क्योंकि हम उसको हीट कर सकते हैं, उसको ठंडा कर सकते हैं। बट किसी भी सिलेंडर पिस्टन बॉडी के लिए एट एनी पॉइंट इन टाइम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय एनटी का जो रेशियो आएगा, वो हमेशा आर के बराबर आएगा। और आर को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि भाई यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मतलब है कि इट इज द वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ अ गैस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। दैट मच वर्क इट कैन डू। या ऐसा समझो कि अगर एक कोई गैस है, उसको 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रख दूं, तो वो 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से 0 तक जाने में, अपने आप को ठंडा करने के चक्कर में वो पिस्टन को धक्का मारेगी। आप ऐसे समझो कि भाई मैं आपको दिन भर में बोर्नविटा पिलाऊं और फिर रात को बोलूं कि भैया इस बेड को खिड़काओ, सरकाओ, या फिर बोलूं कि इस ट्रंक को सरकाओ। तो ट्रंक को सरकाने का मतलब क्या है? ट्रंक को सरकाने का मतलब क्या है, बताओ? कि भाई आपने मेहनत करी तो आपकी सारी एनर्जी उस बक्से को खिसकाने में निकल गई। तो कितनी मेहनत करी, तो जैसे जैसे आप मेहनत करोगे आपकी एनर्जी कम होगी, तो आप ठंडे हो जाओगे। ऐसी गैस अगर धक्का मारेगी पिस्टन को, तो गैस की पिस्टन को धक्का मारने में एनर्जी खर्च होगी। और अगर पिस्टन को धक्का मारने में एनर्जी खर्च होगी, तो गैस का टेम्परेचर घट जाएगा। तो गैस का टेम्परेचर जो घट जाएगा, इसका मतलब क्या है बताइए? कि गैस का टेम्परेचर अगर घट जाएगा तो इसका मतलब क्या है? बताइए। कि मैम गैस ने वर्क डन कर लिया। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि अगर प्रेशर में चेंज आया और वॉल्यूम में चेंज आया, तो पीवी विल बी इक्वल टू एनआरटी, जिसे बोला जाता है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर समझें, तो अब आप लॉजिकली समझो, लॉजिकली समझो। तो हम यहाँ पे कुछ किताबें इसको ऐसे समझाती है जैसे मैंने आपको अभी समझाया। कुछ किताबें ऐसे बोलेंगी कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक सिलेंडर पिस्टन बॉडी है, और मैंने ऐसे बोला कि मैंने इसका टेम्परेचर फिक्स कर दिया और इसमें कोई गैस भर दी। तो अगर मैंने इसमें कोई गैस भर दी, तो मैंने कहा लेट्स से N मोल्स ऑफ गैस इसमें कांस्टेंट है और इस डब्बे का टेम्परेचर कांस्टेंट है। N मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट है और इस डब्बे का टेम्परेचर कांस्टेंट है। गॉट द पॉइंट? तो इससे होगा क्या? होगा क्या? कि अगर मैंने इसका, देखो ध्यान से, अगर मैंने इसका प्रेशर बढ़ा दिया, अगर इसका प्रेशर बढ़ा दिया, तो ये घट के नीचे आ जाएगा। तो पहले जहां ये V1 वॉल्यूम में था, अब ये घट के V2 वॉल्यूम में आ गया। क्यों? क्योंकि जितना प्रेशर बाहर से P1 लग रहा था, मैंने उससे ज्यादा प्रेशर इस पे लगा दिया। तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि प्रेशर अगर डब्बे के ऊपर बढ़ाऊंगी, तो उसकी वॉल्यूम घट जाएगी? तो कहना है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। और एक चीज याद रखना, हमेशा ये याद रखना कि जितना प्रेशर आप बाहर से लगाओगे, इंटरनल वाली गैस भी उतना ही प्रेशर, इंटरनल गैस भी उतना ही प्रेशर पिस्टन के ऊपर लगाती है। यानी कि एट एवरी पॉइंट इन टाइम,
एट एवरी पॉइंट इन टाइम हमने कुछ नहीं किया, हमने इस पिस्टन को सिंपल छोड़ रखा है। तो जितना बाहर से एयर प्रेशर लग रहा है, उतना ही प्रेशर गैस भी अंदर से लगा रही है, इसीलिए वो पिस्टन उसी जगह पे है जिस जगह पे हमने उसको छोड़ा है। अगर सोचो ये पिस्टन ऊपर बढ़ता जाता है, इसका क्लियर मतलब होता है कि हवा का प्रेशर बाहर कम है और अंदर गैस का प्रेशर ज्यादा है। अगर ये पिस्टन नीचे जाता जाता अपने आप, इसका मतलब क्या हो जाता कि अगर ये पिस्टन नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या होता कि भाई जितना प्रेशर, हवा का प्रेशर बाहर से बहुत ज्यादा है और अंदर गैस का प्रेशर बहुत कम है। इसका मतलब ये हो जाता। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमने अंदर गैस भर दी, अगर हमने अंदर कोई गैस भर दी, ये गैस के मॉलिक्यूल्स भर दिए, ठीक है, और हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस करने से क्या होगा बताइए। कंप्रेस करने से ये वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं, अगर ये वॉल्यूम घटी और ये V2 वॉल्यूम पे आई, तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो थे, दे विल हैव टू स्टे वेयर, दे विल हैव टू कम, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को इसी जगह के अंदर कंसोलिडेट होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैम हमने इन्हें जब कंप्रेस किया, तो हम इनको बहुत ही कम वॉल्यूम में रख रहे हैं। और कम रखने का मतलब क्या है, कि कम वॉल्यूम में रखने का मतलब क्या है, ये अभी पिस्टन को ज्यादा हिट करेंगी, बिल्कुल। और अगर ये पिस्टन को ज्यादा हिट करने वाली है, इसका मतलब क्या है, अगर ये पिस्टन को बहुत ज्यादा हिट करने वाली है, तो इसका मतलब क्या है, बताइए। कि मैम बाहर से अगर आपने जितना हाई प्रेशर लगाया, उतना ही प्रेशर गैस ने इक्वलाइज कर दिया अंदर से, तो ये जो पिस्टन हमारा रहेगा, बाहर से अगर मैंने 4 ईंटें इसके ऊपर रख दी, तो ये अंदर की गैस भी अपना अपना ही बना लेगी, जिससे कि ये पिस्टन जिनके ऊपर 3 4 ईंटें रखी हुई हैं, ये ना ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। इसका मतलब पी एक्सटर्नल हमेशा पी इंटरनल ऑफ गैस के बराबर रहता है। पी एक्सटर्नल हमेशा किसके बराबर रहता है, पी गैस के बराबर रहता है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नो? गॉट इट? तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे, गैस की वॉल्यूम कम होती जाएगी, यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बाय वी। प्रेशर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कांस्टेंट। और अगर हम इसको देखें, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के हिसाब से, तो पी इज इक्वल टू एनआरटी बाय वी है। तो यहां से अगर हम देखें इनवर्स प्रोपोर्शन आ रहा है, तो मेरा ये के कांस्टेंट किसके बराबर लिख रहा है, ये के कांस्टेंट बिकम्स इक्वल टू व्हाट, क्योंकि जब हमने ये बॉयल्स लॉ एक्सप्लेन किया, तो हमने नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रख दिए, कि भाई डब्बे में हमने अगर 4 मोल शुरुआत करी, तो 4 मोल ही गैस रही, और टेम्परेचर का भी हमने कोई चेंज नहीं किया। तो अगर आर तो होता ही कांस्टेंट है, तो ना हमने नंबर ऑफ मोल्स एन चेंज करे, ना हमने टेम्परेचर चेंज करा, तो इसका मतलब एनआरटी ओवरऑल कांस्टेंट है। तो क्या मैं बोल दूं कि बॉयल्स लॉ में के की वैल्यू कितनी है, एन आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो P इज इक्वल टू के बाय वी, और ये के हमारा अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन किसके बराबर बनेगा, एनआरटी के बराबर। तो कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि कैलकुलेट दी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन द बॉयल्स लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज बॉयल्स लॉ स्टेट्स? बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट pressure is inversely proportional to volume, keeping number of moles and temperature constant। कि सीधी सी बात है, गैस को जितना कंप्रेस करोगे वो उतनी कम वॉल्यूम में रहेगी, गैस के ऊपर से जितना कम प्रेशर लगाओगे, वो उतनी ज्यादा वॉल्यूम में रहेगी। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? दिस इज गोइंग टू बी माय बॉयल्स लॉ। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ध्यान से। अगर मैंने बोला कि पी वर्सेस वी का ग्राफ बनाओ, तो पी और वी में इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, तो आप मुझे बताओ होगा क्या। यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ प्रेशर है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। तो सीधी सी बात है, जितनी वॉल्यूम ज्यादा मतलब प्रेशर उतना कम, है ना। ऊपर से प्रेशर लग ही नहीं रहा, तो गैस का पिस्टन सबसे दूर है, क्योंकि ऊपर से बहुत हल्का प्रेशर है, और 4 ईंटें रख दी, तो पिस्टन नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा। तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से जाएगा, और इस ग्राफ का नाम होता है विच इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ कभी भी ना एक्स एक्सिस को मिलता है, ना वाई एक्सिस को मिलता है, इट बिकम्स पैरेलल हो जाता है ये। इज इट क्लियर और नॉट? ऑलराइट। अगर मेरे को ग्राफ बनाना हो पी वर्सेस 1/v, तो अगर डायरेक्टली देखोगे तो पी वर्सेस, मान लो मैंने से बोला पी इज इक्वल टू के बाई वी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं के इंटू 1/v। 1/v को क्या लिख सकते हैं, एक्स। तो प्रेशर इज इक्वल टू के एक्स। तो ऐसा नहीं लग रहा कि अगर मैं बोलूं पी वर्सेस 1/v का ग्राफ बनाओ, और 1/v को तो हम एक्स मान रहे हैं,
तो क्या पी वर्सेस एक्स का ग्राफ अगर बना रहे हैं तो वो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि भैया मुझे पी वर्सेस 1/v का ग्राफ बनाना है, तो वो हमारा ग्राफ रहेगा एक सीधी लाइन। वो हमारा ग्राफ रहेगा एक सीधी लाइन। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो बॉयल्स लॉ के हमारे पास ये दो ग्राफ्स होते हैं। अगर वो बोले पीवी का ग्राफ बना दो या पी वर्सेस 1/v का ग्राफ बना दो। अच्छा, एक एक और रहता है। अगर मैं बोलती हूँ जी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और हमने ना मोल्स चेंज करे ना टेम्परेचर चेंज किया, तो हमने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज सम कांस्टेंट के। तो अब क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पीवी वर्सेस पी। कुछ भी कर लो, पीवी का ग्राफ विद पी, पीवी तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज होने वाला नहीं। मान लो उसकी वैल्यू 10 आ गई, तो वो तो वैल्यू 10 ही रहेगी ना ऑल थ्रू आउट, प्रेशर कुछ भी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि मान लो प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ पीवी लेते हैं। मान लो बाहर से प्रेशर था 1 तो वॉल्यूम थी 10। फिर बाहर से प्रेशर बढ़ा के मैंने, हाँ बताती हूँ, फिर बाहर से मैंने प्रेशर बढ़ा के 2 कर दिया तो वॉल्यूम हो गई 5। ये बात समझ में आती है? बाहर से प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घट गई, आधी हो गई। अब बाहर से प्रेशर बढ़ा के मैंने 5 कर दिया तो वॉल्यूम हो गई 2। तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है लेकिन प्रोडक्ट ऑफ पीवी तो हमेशा 10 ही रह रहा है। बाहर से प्रेशर बढ़ा के मैंने 1 एटमॉस्फेयर कर दिया तो वॉल्यूम हो गई 10 लीटर, सॉरी बाहर से 1 लीटर। तो आप ये चीज समझो, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो पीवी की वैल्यू अगर 10 है तो प्रेशर कभी 1 भी हो सकता है, प्रेशर 2 भी हो सकता है, प्रेशर 5 भी हो सकता है, प्रेशर 10 भी हो सकता है। जब प्रेशर 1 है तो भी पीवी की वैल्यू 10 है, जब प्रेशर 2 है तो भी पीवी की वैल्यू 10 है, जब प्रेशर 5 है तो भी पीवी की वैल्यू 10 है, जब प्रेशर 10 है तो भी पीवी की। तो इट इज गोइंग टू कम आउट एज अ स्ट्रेट लाइन। एम आई राइट और नॉट? तो ये हमारा ग्राफ होता है किसका? ये हमारा ग्राफ होता है पीवी वर्सेस पी का ग्राफ। कि कुछ भी कर लो, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट इन बॉयल्स लॉ विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, क्योंकि प्रेशर देखो बढ़ता जा रहा है तो वॉल्यूम घटती जा रही है। प्रेशर का हम इंक्रीज देख रहे हैं, तो प्रेशर का इंक्रीज देख रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? यहाँ क्या है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम है और यहाँ पे वॉल्यूम है। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम कुछ भी कर लो कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो ये 4 स्टैंडर्ड ग्राफ्स हमारे पास आते हैं। अब आप लॉजिकली अगर पी वर्सेस वी का ग्राफ बना के देखो, लेट्स प्लॉट इट। ये पी है और ये वी है। तो प्रेशर है 1 तो वॉल्यूम है 10, ऐसे लगा लो। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करो। प्रेशर है 1 तो वॉल्यूम है 10, ये पॉइंट आया। देखो वॉल्यूम है 1, वॉल्यूम है 1 तो प्रेशर है 10। देखो ये प्लॉट कर दिया मैंने। 1 प्रेशर, 1 वॉल्यूम, वी कॉमा पी। फिर वॉल्यूम है 2 तो प्रेशर है 5। पॉइंट्स प्लॉट कर लो। वॉल्यूम है 5 तो प्रेशर है 2 यहाँ। वॉल्यूम है 10, तो यस, यू जॉइन दिस ग्राफ्स। प्रेशर जीरो कभी नहीं हो सकता। अगर प्रेशर जीरो हो गया तो फिर आपकी वॉल्यूम इन्फिनिटी हो जाएगी, मतलब पिस्टन जो है वो पूरे सिलेंडर को तोड़ के बाहर निकल जाएगा। हमें इसको सिलेंडर के अंदर ही रखना है गैस को। बाहर का प्रेशर जीरो कब होगा? जब वैक्यूम होगा। तो एयर भी अंदर की गैस फिर तो धक्का मारेगी और इनफाइनाइट एक्सपेंशन करेगी, तो हम इसको जीरो प्रेशर कभी नहीं मानेंगे ऐसा। और अगर जीरो प्रेशर है इसका मतलब इट्स अ वैक्यूम, एंड इफ इट्स अ वैक्यूम इट वुड मीन कि यहाँ पे इनफाइनाइट एक्सपेंशन हो रहा है। इज दिस पार्ट क्लियर? एनी डाउट्स इन दिस? जस्ट गॉट द पॉइंट? तो ये पीवी पीवी का ग्राफ आ गया। कोई दिक्कत है तो बताइए। एनी डाउट्स इन दिस? तो बॉयल्स लॉ के अंदर 4 ग्राफ्स हमारे पास यहाँ बनेंगे। और बॉयल्स लॉ सिंपल सी बात है, प्रेशर गैस पे बढ़ाओगे तो गैस कम वॉल्यूम में रहेगी। प्रेशर, और सीधी सी बात है, जब आप कम वॉल्यूम में गैस को रख रहे हो तो अंदर का प्रेशर भी गैस का बढ़ता है।
ठीक है, उतनी ही गैस को आप ज्यादा वॉल्यूम में रखो, ज्यादा वॉल्यूम में रखोगे तो सीधी सी बात है वो ज्यादा एरिया पे टकराएगी, तो पर यूनिट एरिया उसका प्रेशर कम हो जाएगा, पर यूनिट एरिया उसका प्रेशर कम हो जाएगा। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है, नेक्स्ट इज माई चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट इज चार्ल्स लॉ। व्हाट डज चार्ल्स लॉ स्टेट्स, जस्ट सी। चार्ल्स लॉ हमें कहता है कि अगर कीपिंग प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, क्या है कीपिंग एन, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, एंड पी इज द प्रेशर ऑफ द गैस, P is the pressure of the gas. So keeping the number of moles N and the pressure of the gas constant. तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि V is directly proportional to temperature। तो अगर V directly proportional to temperature है, इसका मतलब क्या है कि मैम V is equals to some constant into T। इसका मतलब क्या है, लॉजिकली समझो कि अगर मेरे पास एक सिलेंडर पिस्टन बॉडी है और यहाँ पे इसकी इनिशियल वॉल्यूम V1 है, और इस वक्त पे सिलेंडर पिस्टन बॉडी में जो गैस भरी पड़ी है, मान लो वो किसी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, और बाहर एक ईंट रखी हुई है, मतलब सिर्फ एक ही ईंट का प्रेशर है, तो आप मुझे लॉजिकली बताओ कि जितना प्रेशर ये ईंट नीचे लगा रही है, उतना ही प्रेशर ये गैस ऊपर की तरफ लगा रही है, तो ये पिस्टन हमारा जहां बैठा है वहीं बैठा रहेगा। पर मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा के ना T1 से T2 डिग्री सेल्सियस कर दिया, मतलब मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा के 10 डिग्री से 25 डिग्री कर दिया, टेम्परेचर मैंने डबल कर दिया, 20 डिग्री कर दिया। तो जितनी इसकी वॉल्यूम है ना, जितनी इसकी वॉल्यूम है, समझ रहे हो, जितनी इसकी वॉल्यूम है मैंने इतनी ही ज्यादा वॉल्यूम इसकी ऊपर की तरफ रख ली। और मैंने कहा कि जैसे ही मैंने इसका टेम्परेचर डबल किया, तो अब ये ज्यादा वॉल्यूम ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो क्या होगा कि वो पार्टिकल्स वॉल्स को स्ट्रांगली हिट करेंगे, वॉल्स आर बीइंग हिट स्ट्रांगली, एंड जब वॉल्स आर बीइंग हिट स्ट्रांगली तो इसका मतलब क्या है, वॉल्स आर बीइंग हिट स्ट्रांगली तो इसका मतलब क्या है, वॉल्स आर हिट बीइंग हिट स्ट्रांगली, और वॉल्स अगर स्ट्रांगली हिट हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है बताइए, कि मैम वो धक्का मारेंगी और बाहर से प्रेशर बढ़ नहीं रहा, अंदर का प्रेशर बढ़े जा रहा है, तो ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलेगा। इसका मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ेगी। तो बेसिकली पहले टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी। समझ में आई बात? और सोचो अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं, घटा के इसको 5 कर दूं, तो प्रेशर घटाऊंगी तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हीट कम करने पे, ठंडा करने पे इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो अब ये बाहर से दीवारों, ये अंदर से दीवारों को इतना हिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि धीरे धीरे चल रहे हैं, तो बाहर की ईंट भारी पड़ जाएगी और फिर वो पिस्टन खिसक के नीचे आ जाएगा। तो वही गैसेस जो पहले V1 वॉल्यूम में रह रही थी, ठंडा करने पे अब वही गैसेस V3 वॉल्यूम में रहेंगी, जो कि छोटी है। इसका मतलब टेम्परेचर घटाएंगे तो वही गैसेस की वॉल्यूम भी घट जाएगी। तो यहाँ से टेम्परेचर घटा तो वॉल्यूम घटी, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा, यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो इसका क्लियर कट मतलब क्या है? अगर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो हम अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से देखें, हमने क्या क्या कांस्टेंट रख दिया, आर तो होता ही कांस्टेंट है, हमने यहाँ से एक्सटर्नल प्रेशर या प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट रख दिया, तो वॉल्यूम किसके बराबर बन जाएगी, NRT/P। तो मैंने लिखा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट T। तो यहाँ मेरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गया NR/P। तो मुझे यहाँ से ये चीज समझी, V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट T, तो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम बाय टेम्परेचर कांस्टेंट है। समझ में आ रही है बात? अब आप देखो जब वॉल्यूम घटी तो आप इसको ऐसे समझो कि भाई, ऐसे समझो कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको इतनी जगह दी थी और तब आप थे 10 डिग्री सेल्सियस पे, और घटा के मैंने आपका टेम्परेचर 5 डिग्री कर दिया, तो क्या पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हुई? कम हुई तो पार्टिकल्स अब तेज से धक्का नहीं मार रहे, तो उस ईंट के वजन के चक्कर में ये पिस्टन खिसक के नीचे आ गया। अब वही गैस के मॉलिक्यूल्स को जब कम जगह मिलेगी, तो क्या वो धीरे धीरे भी उस छोटे से एरिया पे ज्यादा हिट कर पाएंगे? जितना ज्यादा हिट कर पाएंगे, तो जब जैसे ही हमने टेम्परेचर घटाया
तो टेम्परेचर घटाने से काइनेटिक एनर्जी घटी, तो पार्टिकल स्लो डाउन हो गए, तो शायद से वो इतना स्ट्रांगली हिट नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने उसकी वॉल्यूम कम कर दी, तो वॉल्यूम तुरंत कम करने से उसने फिर से अपना प्रेशर बढ़ा लिया। तो क्या आप सोचो, एकदम से जैसे ही प्रेशर बढ़ा, तो क्या वो प्रेशर फिर से बाहर वाली ईंट के बराबर हो जाएगा? और जब वो प्रेशर फिर से बाहर वाली ईंट के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब तब जाके वो पिस्टन रुक जाएगा। तो आप ऐसे समझो कि ये पिस्टन का भारी हुआ, पिस्टन के चक्कर में ये पिस्टन नीचे आया। पिस्टन का नीचे ही आता जाएगा कि कभी अपने आप रुक जाएगा? कब अपने आप रुक जाएगा? अपने आप वो तब रुक जाएगा जब अंदर का प्रेशर बढ़ते 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 बढ़ते, क्योंकि हमें ये पता है कि वॉल्यूम कम तो ज्यादा, तो जैसे जैसे वॉल्यूम कम हुई तो अंदर का प्रेशर बढ़ा, अंदर का प्रेशर बढ़ा, अंदर का प्रेशर कब तक बढ़ेगा? प्रेशर तब तक बढ़ेगा जब तक फिर से अंदर का और बाहर का प्रेशर इक्वलाइज नहीं हो जाता। तो ऐसा नहीं है कि बाहर का प्रेशर बढ़ते ही तुरंत टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, है टेम्परेचर घटा तो काइनेटिक एनर्जी घटी। तो अगर टेम्परेचर घटा, तो भाई अंदर का प्रेशर थोड़ी देर के लिए घट गया, क्योंकि पार्टिकल धीरे धीरे चलने लग गए, वो हिट ही नहीं कर रहे थे दीवारों पे इतना ज्यादा। तो लेकिन हमको वो प्रेशर नहीं घटाना था ना, हमको तो प्रेशर कांस्टेंट रखना था। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए क्या हुआ, जितना प्रेशर बाहर हीट का था उतना ही प्रेशर रखना था। पर हमने तो भैया ठंडा करके प्रेशर कम कर दिया। अब प्रेशर कम कर दिया पर प्रेशर तो कांस्टेंट रखना था। तो वो पिस्टन नीचे आया, और उसने जैसे ही नीचे आया तो उसने प्रेशर फिर से बढ़ा के पुराने वाले प्रेशर के बराबर ही वैल्यू कर दी। तो हम ये बोलते हैं कि वॉल्यूम घटी तो टेम्परेचर घटा, या उल्टा बोलो, टेम्परेचर घटा तो वॉल्यूम घटी, या टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ी। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? जस्ट अंडरस्टैंड, इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। तो यहां से अगर हम ग्राफ बनाएं, हम क्या बोलेंगे? हमें पता है हमारा चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट t, pv इक्वल टू nrt मेरी आइडियल गैस इक्वेशन है। तो v इज इक्वल टू nr बाय p, ये कांस्टेंट रहेगा, तो मेरे कांस्टेंट की वैल्यू भी आ गई है nr बाय p, वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड p इज द प्रेशर ऑफ द गैस विच इज केप्ट कांस्टेंट। इज दिस पार्ट क्लियर? और जब ये आ गया मेरे पास, तो k इज इक्वल टू एन आर बाई पी आ गया है ना। और v इज इक्वल टू व्हाट? v इज गोइंग टू बी के टी। v इज गोइंग टू बी व्हाट? v हियर इज गोइंग टू बी के टी। तो ये चीज आ गई। अब आप लॉजिकली समझो, क्या ग्राफ बनाते हैं। तो मैंने बोला कि v वर्सेस t का ग्राफ, t इज इन डिग्री सेल्सियस। तो ग्राफ कैसे बनेगा? देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब इसमें ना दो चीजें होती हैं। फिलहाल के लिए तो समझो कि टेम्परेचर मैं केल्विन में ले रही हूँ, तो ये 0 केल्विन है। 0 केल्विन पे गैस की वॉल्यूम तो जीरो हो जाएगी, मतलब गैस की वॉल्यूम जीरो कभी हो नहीं सकती। तो ये ग्राफ हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो बनाएंगे, पर इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर कभी 0 केल्विन अचीव ही नहीं हो सकता। 0 केल्विन इज -273.15, दैट वी कैन नेवर अचीव। सो वी नेवर शो द वॉल्यूम एज जीरो, वी शो इट विद डॉटेड लाइन, कि भाई हाँ अगर कभी एक्स्ट्रापोलेट कर दिया तो जीरो डॉटेड लाइन पे आ जाएगा। बट क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सो दिस ग्राफ इज डेफिनेटली गोइंग टू बी व्हाट? दिस ग्राफ इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ स्ट्रेट line. All right, that graph is always going to be a straight line. ठीक है जी। अब लॉजिकली समझो, ये कब है? जब टेम्परेचर इज इन केल्विन। लेकिन रियल लाइफ में अगर हम ग्राफ बनाए और हम कह रहे हैं टेम्परेचर तो हम डिग्री सेल्सियस में लेंगे और यहाँ वॉल्यूम लेंगे, तो क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे, ध्यान से समझिएगा, क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम जो है वो हमारी जीरो हो जाती है हर गैस की? नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस में नहीं होती। आप सोचो हमारा टेम्परेचर -10, -20, -30, -40 यहाँ भी जाता है, और सारी गैसेस 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नहीं बनती। सिर्फ पानी के वेपर्स होते हैं ना, वाटर वेपर्स, वो गैस से लिक्विड बन जाते हैं, है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप देखोगे तो वेपर्स विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड एंड लिक्विड विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू गैस सॉलिड। बट अगर आप देखोगे -10, -20, जो CO2 है वो -78 डिग्री सेल्सियस पे CO2 बनती है, सॉलिड। इसका मतलब -78 डिग्री सेल्सियस पे भी कोई गैस अगर सॉलिडिफाई हो रही है, नाइट्रोजन लिक्विफाई कब होती है? -196 डिग्री सेल्सियस पे। ये नाइट्रोजन का लिक्विफिकेशन टेम्परेचर है, मतलब इस पे पहली बार वो लिक्विड दिखती है, नहीं तो नाइट्रोजन हमेशा गैसेस रहती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी गैस 0 डिग्री पे अपनी वॉल्यूम जीरो कर ले रही है या बिल्कुल सॉलिडिफाई हो रही है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बदनाम है सिर्फ वाटर के लिए, ठीक है, बाकी सारी गैसेस को 0 डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं,
तो मैं बोलूंगी कि भैया 0 डिग्री सेल्सियस पे तो ये ग्राफ अपना कुछ इस तरह से बनता है। ये ग्राफ अपना कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये ग्राफ अपना कुछ इस तरीके से बनता है। और इसको मैं डॉटेड बना रही हूँ, और आप देखो कहाँ से कहाँ। यहां से यहां तो मैं इसको अभी भी, यहां से यहां तो इसको मैं अभी भी फुल लाइन बना रही हूँ। ठीक है। क्यों बनाया मैंने ऐसे, ध्यान से देखो, मैंने इसको ऐसे इसलिए बनाया कि भाई मैम जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, तो उसकी कुछ तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम थी V0, कोई भी गैस की। वो हर गैस की अलग अलग हो सकती है। सोचो किसी गैस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उसके पार्टिकल्स पास पर आ जाएंगे 0 डिग्री पे, तो वो कम वॉल्यूम एक्वायर करेगी। किसी पार्टिकल में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, जैसे हाइड्रोजन, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे शायद से वो इतने पास पास ना आए। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है कि 1 मोल अगर मैं कोई गैस ले लूं, है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 मोल की गैस ले लूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण वही गैस 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या ले ले, कुछ स्टैंडर्ड वॉल्यूम ले ले। ठीक है। जनरली वो स्टैंडर्ड वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर्स। कि हर गैस की अगर 1 मोल ले लोगे, तो 0 डिग्री पर 22.4 लीटर्स गैस एक्वायर कर रही है। हमने कहा ठीक है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे उस गैस की वॉल्यूम बढ़ेगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा उस गैस की वॉल्यूम घटेगी। और ये जो टेम्परेचर है जिसपे वॉल्यूम हम 0 दिखा रहे हैं, वो टेम्परेचर है अपना -273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम 0 केल्विन भी बोलते हैं। जिसको हम 0 केल्विन भी बोलते हैं। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? एनी डाउट्स इन दिस, जस्ट गॉट द पॉइंट और नॉट? ठीक है जी। अगर टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में बोले और फिर ग्राफ बोले, तो यू हैव टू ड्रॉ इट लाइक दिस, डॉटेड लाइन फ्रॉम द बैक साइड, क्योंकि -273.15 कभी पहुंचने ही नहीं वाला। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है जी। और ये मेरा क्या है, टेम्परेचर एंड केल्विन है, तो ये ग्राफ हम ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि फिर से 0 केल्विन, 0 केल्विन को बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट जीरो। अब आप ऐसे समझो, अगर मैं आपको एक ग्राफ बनाने को बोलूं, मैंने कहा जी मेरे पास ग्राफ है V/T वर्सेस V। तो हमने तो पढ़ा है ना कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट T। तो V/T की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आने वाली है, नो मैटर व्हाट। तो क्या मैं अगर इसका ग्राफ बना दूं, तो क्या मुझे ये चीज समझ आती है कि V/T वॉल्यूम कुछ भी हो, वॉल्यूम कुछ भी हो, V/T तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। V/T तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। इज दिस पार्ट क्लियर? और यहाँ पर क्या सिनेरियो है, V/T अगर मैं बोलूँ कि V/T वर्सेस T बना दो, तो हमने कहा कुछ भी हो वॉल्यूम, तो टेम्परेचर तो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो V/T की वैल्यू, तो ये ग्राफ हमेशा सीधा ही जाने वाला है। ये बात आपको लॉजिक समझ में आ गई कि PV वर्सेस V से, कि टेम्परेचर कुछ भी हो, टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगी, पर V/T वाली वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। वॉल्यूम चेंज हो रही है मतलब टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, पर V और T का रेशियो सेम हमारा रहेगा। दैट मीन्स V/T इज ऑलवेज कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट इक्वल्स टू K है, और वो कांस्टेंट इक्वल्स टू NR/P होता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इज दिस पार्ट क्लियर? तो इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। पॉपकॉर्न में देखो क्या होता है, पॉपकॉर्न जब ठंडा होता है तो उसकी वॉल्यूम कम होती है, हीट करने पे उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? हीट करने पे उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इज दिस पार्ट क्लियर? दैट्स द ग्राफ, so दिस इज गोइंग टू बी माय चार्ल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ हमने कर लिया, चार्ल्स लॉ हमने कर लिया, और आज हमने एक इक्वेशन कर ली है विच इज कॉल्ड एज माय आइडियल गैस इक्वेशन। और हमने आर का मीनिंग समझ लिया कि आर क्या है भैया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और इस आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमने बहुत सारे लॉज का, जो दो लॉज पढ़े हैं, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, उनका कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू और उनके ग्राफ्स निकालने सीख लिए हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए।